बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तानी रुपए की कदर में बड़े लंबे अरसे के बाद इजाफा हुआ है। 15 अगस्त 2020 में डॉलर का एक हाईएस्ट रेट था 168.8। फिर सितंबर में ग्रेजुअली कम होना शुरू हुआ। कोविड एक इसकी मेन रीज़न जो है वो समझी जाती है, और भी बहुत से इसके अवामिल हैं और भी बहुत सी रीज़न्स हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कोविड-19 की वजह से दुनिया भर की जो इकॉनमी है नो डाउट वो डिस्टर्ब हुई, लेकिन पाकिस्तान में जो एक्सपोर्टर्स हैं वो ज़्यादा ऑर्डर्स ग्रैब करने में कामयाब हुए, जिसकी वजह से ओवरऑल इनफ्लो जो है वो इम्प्रूव हुआ। तेज़ी से कदर हासिल करता हुआ जो पाकिस्तानी रुपया है वो दुनिया की बेहतरीन करेंसी में शुमार होने लगा है, बेहतरीन करेंसी करार दिया गया है। फिर ब्लूमबर्ग के मुताबिक 3 माह में डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की जो कदर है उसमें 4.09% इजाफा हुआ है। रुपए की कदर पर असरअंदाज होने वाले जो इक्तसादी आशारिये हैं और मुआशी सूरत हाल है उसकी बात करेंगे। इसके अलावा रुपए की जो कदर है उसमें बतदरीज इजाफे में स्टेट बैंक पॉलिसीज़ का जो रोल है वो क्या है उस पर भी डिस्कशन होगी। और बाकी रज़ा साहब ने ये बात की है कि मुआशी इस्तेहकाम जो है उसको अचीव करने के बाद जो नेक्स्ट टारगेट है, जो नेक्स्ट जो हमारी तवज्जो होगी वो रोज़गार और ग्रोथ पर होगी। इस पर हम बात करेंगे। इन तमाम मौज़ूआत पर अपने पैनल का तारुफ करवाते चलूँ। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद अजमल चीमा साहब। आप मिनिस्टर ऑफ चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम में। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। आसिफ बेग मिर्ज़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप इकोनॉमिस्ट हैं, आपसे बात होगी इसके ऊपर तफसीली। सर, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। सैयद शोएबुद्दीन साहब प्रोग्राम में तशरीफ़ रखते हैं, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। सर, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। मिर्ज़ा साहब, शुरू आपसे करेंगे क्योंकि हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अपने इंट्रो में जो मैंने एक लाइन बोली कि तेज़ी से जो कदर हासिल करता हुआ पाकिस्तानी रुपया है वो दुनिया की बेहतरीन करेंसी करार पाया है। सर, एक तो इस लाइन की जो असल मीनिंग है वो क्या है? दूसरी बात ये कि इसको सर मैयर कैसे किया जाता है? जब भी किसी मुल्क की करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती है उसको हम किस तरह से मैयर करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे खुशी है कि आपने बहुत अच्छा मौजू आज सेलेक्ट किया इस प्रोग्राम के लिए। आपने देखा है कि पाक रुपी जो है उसके मुताबिक कहा जाता था कि पहले अदवार में इसको आर्टिफिशियली कंट्रोल रखा गया जी। और जिससे हमारी जो है एक्सपोर्ट्स जो है वो मुतासर हुई और हम चीपर इंपोर्ट्स की वजह से हमारे एक बहुत बड़ा इंपोर्ट्स का वॉल्यूम था जिसने मुल्क के अल्टीमेटली फिस्कल डेफिसिट क्रिएट किया जो 19-20 बिलियन डॉलर के करीब हुआ जब पिछली गवर्नमेंट ख़त्म हुई। तो बहरहाल स्टेट बैंक की एक बड़ी प्रोएक्टिव पॉलिसीज़ है और उन्होंने तकरीबन शायद जून 2019 से उन्होंने जो अपना एक्सचेंज रेट है ना इसको बिल्कुल मार्केट फोर्सेस के रहमो करम पे छोड़ा है। और जो उसमें जिसने आपने बताया देयर वाज ए पेंडुलम स्विंग 168.20 पैसे तक गया। उसके बाद उसके असरात आने शुरू हुए। बहुत सारे लोगों ने बातें की कि शायद इसकी दाम जो है 200 से भी बढ़ जाए। लेकिन बहरहाल ये जो अब आपने जो सवाल अब किया है कि अब पाकिस्तानी रुपी जो है ब्लूमबर्ग के सर्वे के मुताबिक ये पहला क्वार्टर इस कैलेंडर ईयर का जो पहला क्वार्टर है जो 31 मार्च को एंड हुआ है उसमें बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी बनी है दुनिया की। इसलिए ओवर 4% इसमें ग्रोथ हुई है। सिर्फ मार्च के महीने में 3% ग्रोथ थी इसमें। अच्छा, इसमें जो बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी पाकिस्तान जो है इस क्वार्टर के अंदर टॉप पे रहा है। अदर जो करेंसीज जो हैं दुनिया की उसमें ब्रिटिश पाउंड है, सऊदी रियाल है, नॉर्वेजियन क्रोन है और कैनेडियन डॉलर है और पाकिस्तान डेफिनेटली टॉप पे है। तो इसके अंदर जो आपने कहा कि बेस्ट करेंसी की इसको किस तरह मैयर करते हैं, मैयर करने का जो तरीका है वो नुक्ता नज़र तो मैं इस तरह कह सकता हूँ उसको आप किसी भी आप बेंचमार्क बना सकते हैं। बट मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड बेंचमार्क जो है वो है अगेंस्ट डॉलर्स, डॉलर, क्योंकि डॉलर जो है दैट इज ऑलमोस्ट इंटरनेशनल करेंसी। दुनिया की सबसे बड़ी जो कमोडिटीज हैं लाइक ऑयल एंड गोल्ड दे आर ट्रेडेड इन US डॉलर्स और बहुत सारे मुल्कों ने अपने जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं वो भी डॉलर में रखे हुए हैं। तो इसीलिए उसको मैयर करना है डॉलर के अगेंस्ट। तो उसका डॉलर का ये परफॉर्मेंस है पहला क्वार्टर 4% प्लस। अच्छा, इसके आपने कहा अवामिल क्या है? जी बिल्कुल। अवामिल इसके बढ़ने की वजूहात जो हैं वो तो एक है कि मार्केट फोर्सेस ने अपना काम किया और
جو ہم اس کے گورنمنٹ کے ہمارے ریزرو فارن کرنسی کے ریزروز بہت کم ہو گئے تھے، اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہے پچھلے 8-9 ماہ سے ہمارے جو فارن جو ریمیٹنسز ہیں ان میں اوور $2 بلین کا انفلو ہے کنزیکٹیولی، اور اس بار ہم انشاءاللہ ہمارا جو پچھلے سال تقریباً $22 بلین کے قریب انفلو تھا سال کا انورڈ ریمیٹنسز کا، اس سال تقریباً 27-28 بلین کے درمیان ہو سکتا ہے، اور یہ بہت بڑا پاکستان کے لیے ایک بوسٹ ہے۔ اس میں کئی میئرز ہیں، مثلا پاکستان بھی دنیا میں کووڈ کی سچویشن ہے، دنیا میں ٹریول بین ہے، عمرہ پہ لوگ نہیں جا رہے، حج پہ نہیں جا رہے، اس طرح فورن ٹریول نہیں ہو رہا، تو اس میں ڈالر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ مارکیٹ میں کم ہے، جس میں ہمارے ملک کی کرنسی کو مدد کی۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے IMF نے پاکستان کو $500 ملین کی ٹرانچ ریلیز کی ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے $300 ملین کا پاکستان کو ایک لون دیا ہے ڈیمز بنانے کے لیے، اور اس کے علاوہ پاکستان نے $2.5 بلین کے سکوک ایشو کیے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں، انٹرنیشنل بانڈ مارکیٹ میں سکوک جو ہیں ان کے ٹینر 5 سال، 10 سال اور 30 سال کے میعاد کے، تو اس میں ایشو کیے ہیں، تو ہمارے $2.5 بلین کے ہم نے ایشو کرنے تھے، تو انٹرنیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ $5.3 بلین کا آیا، تو اس میں ہم نے $2.5 بلین جو ہے وہ لیے ہیں، تو اس سے ہمارے فارن کرنسی ریزروز بڑھے، ملک کے اندر ڈیمانڈ ڈالر کی ڈیمانڈ کی کنٹریکشن ہوئی، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ مارچ کے مہینے میں اب رزاق داؤد صاحب بتا رہے تھے کہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں 10 سال کی سب سے ہائیسٹ ہیں اینی سنگل منتھ، $2.3 بلین کی ہماری ایکسپورٹس ہوئی ہیں مارچ کے مہینے میں۔ اچھا، اس سے یہ ہے کہ یہ بھی ایک ایکسپورٹس کا جو بہت لمبے عرصے سے دبی ہوئی تھی ان کی طرف بہتری ہوئی ہے، کیونکہ آپ کی جو کرنسی ہے اس کی جب ویلیو کم ہوئی آپ کی کمپیٹیٹیونیس بڑھی۔ شاید آپ کا یہ بھی ایک سوال ہو کہ کیا یہ کرنسی بڑھنا یہ ایک از اٹ اے گڈ اومن؟ سر یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اس کے اوپر میں آپ کا مزید ٹائم چاہوں گی۔ میں چیمہ صاحب کی جانب آنا چاہوں گی۔ چیمہ صاحب، جس طرح سے آپ نے مرزا صاحب کی بات سنی، اور میں اسی پوائنٹ کی جانب آنا چاہوں گی کہ ایک لمبے عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا، جیسے کہ مرزا صاحب نے بھی کہا کہ بہت باتیں بھی ہوئیں، بہت لوگوں نے، اپوزیشن نے، عوام بھی ظاہر ہے باتیں کرتے رہے کہ یہ 200 تک جائے گی اس کی قیمت، لیکن فارچونیٹلی اب کم ہونا شروع ہو گیا ہے، اور دنیا کی بہترین کرنسی بھی قرار دیا گیا ہے۔ گورنمنٹ کی پالیسیز بھی ہیں ظاہر ہے اس میں، پھر کووڈ کی سچویشن میں جس طرح سے ہینڈل کیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے، وہ بھی ایک بڑا اہم ایلیمنٹ ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جی، جس طرح آپ کے سامنے مرزا صاحب نے ساری بات رکھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری حکومت ہے، اس کو جس حالات میں ہمیں حکومت ملی اور وزیر اعظم پاکستان کو جو موقع ملا، جن حالات میں ان حالات میں سنبھلنا اور بہت مشکل تھا، لیکن چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ارادے ہوں مضبوط تو سب کام جو ہیں وہ بڑی آسانی سے ہو سکتے ہیں۔ تو پوری اپوزیشن کے شور شرابے اور بے شمار ان کے الزامات کے باوجود خان صاحب نے اپنی پالیسیز پہ ہمیشہ کام کیا، اپنے دوستوں کو، اپنے ٹیم کو متحرک رکھا، اور آج دیکھیں یہ پوری دنیا میں کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا پیچھے جا رہی ہے، اور پاکستان الحمدللہ آگے کی طرف جا رہا ہے۔ اس میں جس شعبے میں آپ لے لیں، انڈسٹری میں لے لیں، وہ آپ کو دیکھیں گے کہ ہر انڈسٹری والا جو پہلے بند کر کے بیٹھا تھا، کنسٹرکشن انڈسٹری تو بہت بعد میں آپ اس کو ہم اسٹڈی کریں گے نا، پہلے سب جو ہماری تمام مینوفیکچرنگ فیکٹریز تھی نا وہ بلاک ہوئی تھی، بند، اور بلکہ یہاں سے چھوڑ کر لوگ دوسرے ملکوں میں جا چکے تھے۔ اب انشاءاللہ وہ لوگ خود واپس بھی آ رہے ہیں، آہستہ آہستہ وہ مینوفیکچرنگ کی تمام فیکٹریز جو ہیں وہ بہت زیادہ اس پر کام ہو رہا ہے، اور جہاں پہ آپ ٹیکنیکلی بات کریں تو یہاں پہ بلڈنگز اور باقی تعمیرات کا جو کام ہے، جس طرح جس دلیری سے وزیر اعظم پاکستان نے فیصلہ کیا، اپوزیشن کی تمام الزامات کے باوجود بھی انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ ملک کو بچانا سب سے ضروری ہے، اور کووڈ کے اس بحران میں جہاں کے لوگ اپنے ملک بند کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں، ہماری قوم بھی جو ہمارے فارنر تھے، ہمارے جو دوسرے ممالک میں ہمارے لوگ کام کر رہے تھے، ان کو بھی وہاں سے چھوڑ کر گھروں میں واپس آنا پڑا، تو یہاں پہ وزیر اعظم پاکستان نے ان کو ایک خواب دیا ہے۔ اب وہ سب لوگ یہاں پر آ کر اب کام کر رہے ہیں،
اور جس کی وجہ سے آج دیکھیں پاکستان کا ایک نام ہے، اور تمام ممالک سے جو ہیں وہ ہمارے ملک کو وہ بزنس دے رہے ہیں، اور تمام بزنس مین جو ہے اس وقت خوشحال ہے، لیبر ان کے پاس لیبر کی کمی آ چکی ہے. تو یہ گورنمنٹ کی پازیٹیو پالیسیوں کا ہی یہ جو ہے سارا کردار تھا جو آپ کے سامنے ہے. انشاءاللہ اسی طرح اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو آپ یہ 168 نہیں، آپ دیکھیں گے کہ پیسے کی جو ہے ویلیو تمام آپ کے ارد گرد کے ممالک سے بہت بہتر ہو جائے. بالکل صحیح. شعیب صاحب آپ نے گفتگو سنی. سر یہ جو 3 ماہ کا ایک ڈیوریشن بتایا جا رہا ہے، اس میں 4.09% اضافہ ہوا ہے پاکستان روپے کی قدر میں. سر یہ آپ کی نظر میں کس طرح سے اثر انداز ہوگا ہماری اکانومی پہ، اور پھر جیسے ہم پروگرام سے پہلے ڈسکشن کر رہے تھے کہ ہمارا جو کنسرن ہے ہمارے عوام ہے، عوام ظاہر ہے مہنگائی سے اس وقت جو ہے وہ بڑے اثر انداز ہیں مہنگائی ان کے اوپر، تو مہنگائی بھی کنٹرول ہو سکتی ہے؟ مہنگائی کے اوپر کس طرح سے اثر انداز دیکھیں بات یہ ہے، یہ صرف 4% نہیں ہے. اب یہ دیکھیں کہ جب اپنا اکتوبر 2020 میں جی اور اس سے پہلے 19 میں جب یہ قیمت 168 پہ چلی گئی تھی تو اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ یہاں رکنے والا نہیں ہے، جیسے آپ نے کہا کہ لوگوں نے 200 کی پیش کی، لیکن وہ 1.5 سال میں اب 16 روپے نیچے آیا ہے، 152 تک گیا، 152.75 تک. کل 16 روپے کی کمی ہوئی ہے ڈالر کی اور اس کی فرق میں. یہ یقینی اس کی وجہ جو ہے، ایک ہماری جو درآمدات ہیں ان کا کم ہونا اور برآمدات کا بڑھنا ہے، یہ بھی ہے. لیکن اس کے باوجود جو ابھی یہ ہمارے جو میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ اس وقت ہمارے پاس 20 ارب ڈالرز ہیں، بلکہ 20 ارب سے بھی زیادہ ہیں. تو یہ 30 ارب بھی ہو سکتے تھے، کیونکہ ہم نے اس دوران میں 6 ارب ڈالر کی گندم، چینی اور کپاس وغیرہ منگوایا ہے اور دیگر چیزیں منگائی ہیں. تو اگر ہم اپنی زراعت کو بہتر کریں، اس لیے ان کو اگر یہ جو اگلے 2.5 سال ہیں، یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم زراعت کے اندر ریولیوشن لے کے آئیں گے، انقلاب آئے گا. وہ انقلاب ابھی آ نہیں سکا، میں اس کا منتظر ہوں. اگر وہ انقلاب آ جائے تو ہمیں جو درآمدات کرتے ہیں سب سے پہلے وہ کم ہو جائیں گی. یہ ہم نے پاکستان میں اولیو لگایا ہے، زیتون، یہ ایک وقت آئے گا اپنا دے گا. لیکن ابھی ہمارے پاس سویا بین ہے، کینولا ہے، سن فلاور ہے. اور میں پڑھ رہا تھا کہ جو ہمارا ساحلی پٹی ہے بلوچستان کی، وہاں پہ پام آئل بڑے آرام سے لگ سکتا ہے. لیکن کچھ مافیا اگر یہاں بھی ہیں، یہ وہ مافیا ہے جو چاہتا ہے کہ باہر سے یہ چیزیں آتی رہیں، کیونکہ اس کا جو کمائی ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، اس پیسے میں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. تو اگر پاکستان کے اندر ان چیزوں کی پیداوار بڑھائی جائے جو ہماری ضرورت ہے، جس پہ ہم اربوں ڈالر سالانہ خرچ کر رہے ہیں، بالکل ایسے، تو ہماری یہ معیشت مزید بہتر ہو سکتی ہے. بالکل ایسے ہے. ہم صنعتی پر اپنا توجہ دے رہے ہیں، صنعت پر توجہ دینا بہت ضروری ہے. لیکن یہ خطہ جو ہے، اس کی جو زمین ہے، اس کا جو پانی ہے، جو وسائل ہیں، وہ اب عمران خان صاحب یہاں پہ درخت لگانا چاہ رہے ہیں. تو بہتر مقصد تو اس ماحول کو، اس فضا کو بہتر کرنا ہے نا. تو ہمارا جو زراعت ہے، ہم جب پانی بھی بڑھ جائے گا، ہمارے یہاں ڈیم بننا شروع ہو گئے ہیں، پانی بڑھے گا، ہمیں اپنی زراعت کو بہتر کرنا چاہیے. کسی کو تو توجہ دینی ہے اس کے اوپر. اس دفعہ مجھے خوشی یہ ہے کہ چلیں کم از کم گندم کی قیمت 1800 روپے مقرر کر دی ہے. اس سے کاشتکار نے اب گندم اپنی اس سال کتنی آتی ہے یہ دیکھتے ہیں، پھر اگلے سال بڑھ جائے گی. کہ کاشتکار کو جب اس کو منافع ملتا ہے تو وہ ان چیزوں پہ زیادہ توجہ دیتا ہے. بالکل ایسے، بالکل ایسے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے گنے کی کاشت بڑھنے کی وجہ سے ہماری کپاس کی کاشت خراب ہو گئی ہے. اور ہماری جو سب سے بڑی جو برآمدات ہیں وہ کپڑے کے حوالے سے ہیں. بالکل ایسے. اب ہمیں باہر سے کپاس منگانی پڑ رہی ہے. ہمارا جو منافع ہے وہ کم ہو گیا، وہ شیئر سکڑ گیا ہمارا. اگر ہم خود کپاس پیدا کرتے اور اس کا بنا کے ہم باہر بیچتے، ہمارے کسان کو بھی فائدہ ہوتا، منافع بڑھ جاتا. بالکل ایسے ہے. تو میرے خیال میں ہمیں اپنی زراعت پر، اجمل چیمہ صاحب اس پورے حوالے سے، کیونکہ ان کا تعلق فیصل آباد سے ہے، صنعتی ضلع ہے پاکستان کا، مانچسٹر کہلاتا تھا، تو اس حوالے سے بھی، اور ان کے علاقے میں زراعت بھی بہت زیادہ ہے. یہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ
कितनी तरक्की इसको चाहिए। सीजनड आदमी है, पिछली हुकूमतों में भी मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है। तो ये पाकिस्तान के, और प्रोफेसर साहब भी बताएंगे कि ज़राअत की तरक्की के बगैर हम आगे नहीं जा सकते। सर आपकी बात, सर भी मौजूद है, उन्हीं के पास चलते हैं। सर क्या ज़रूरत है इस वक्त किसान की, और जितनी हमारी कैपेसिटी है उसी को ही अगर हम यूटिलाइज कर लें, बढ़ानी तो बाद में है, जितनी इस वक्त है उसी को यूटिलाइज कर लें या उसी को इन्हांस कर लें, तो क्या ज़रूरतें हैं इस वक्त सर जिसको फुलफिल करके हम फ़ायदे हासिल कर सकते हैं? जी, मैं अपना शोएब साहब की बात को बढ़ाते हुए कहूँगा कि ये देखिए हमारी खुश नसीबी है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने जब इस पाकिस्तान को डूबती कश्ती को संभाला, तो आज चाहे हम जो मर्ज़ी कहें, देखें हमारी गंदम का जो पैदावार है वो बेहतर है। इस वक्त मुल्क में पिछली जब फसलें थीं तो आपको पता है वो आ गई थी, टिड्डी दल आ गई थी, और बेशुमार इस तरह की जो बीमारियां थीं वो हमारे ऊपर आफात आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने बर वक्त कंट्रोल किया। और आज मैं समझता हूँ कि ये कहना कि मुल्क में ज़राअत पे काम नहीं हो रहा, पहली मरतबा आप शायद आपने पास ये रिपोर्ट ना हो कि पहली मरतबा हुकूमत पंजाब ने 2% पर एग्रीकल्चर के ज़िम्मेदारों को सिर्फ 2% पे वो लोन दिया है, और वो भी बड़े आसान एक साथ पे, ताकि पहली मरतबा जो बैकवर्ड इलाके या हमारे वो जो पीछे बहावलपुर डेरा गाजी था वहाँ पे ट्रैक्टर लोगों को आसान एक साथ पे बगैर प्रॉफिट के दिए गए हैं। ठीक है। वहाँ पे अब ये चीज़ें, अब वहाँ की पैदावार जो आगे से ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इंशाल्लाह हमारे जो ज़राअत के भाई हैं, जिस तरह टेक्सटाइल में इजाफा हुआ है, इंडस्ट्री आगे बढ़ी है, इसी तरह वहाँ पे भी तमाम ज़राअत के शोबा में आगे से बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है। और देखिए पहली मरतबा ज़िम्मेदार खुशहाल है, गंदम का रेट बहुत अच्छा है, उसके बाद गन्ने का जो था पैदावार बड़ी है, लेकिन इतना अच्छा जो था बाकी जो तेल में और बाकी चीज़ों में भी हम पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। आस्ता आस्ता इंशाल्लाह आप देखेंगे ये ज़री मुल्क है, हम हर चीज़ में खुद कफील होंगे और किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं पेश आएगी। ठीक है मिर्ज़ा साहब, इससे पहले जब आप बात कर रहे थे, हम उनके इम्पैक्ट्स की बात कर रहे थे, तो सर ये आप ही ने जो क्वेश्चन छोड़ा था उसी को हम लेके आगे बढ़ते हैं कि मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के लिए ये कितना बेहतर है, इसके क्या फ़वाइद हैं कि जब डॉलर की कीमत कम होती है और पाकिस्तानी रुपये की कदर जो है, उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती है, क्या फ़ायदे हैं इसके सर? देखिए इसमें हमारा जो मुल्क है ना, हमारे मुल्क का रिक्वायरमेंट है कि हमारी 80% जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट होती है। सबसे बड़ा हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो ऑयल की शक्ल में है। सही। फिर अब LNG की बहुत बड़ी बास्केट बन गई है, वो भी एनर्जी का है, वो भी इंपोर्टेड फॉर्म में है, वो भी डॉलर में होता है। पाकिस्तान आफ्टर चाइना इज़ द सेकंड बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ पाम ऑयल इन द वर्ल्ड, तो उसके वो भी हमारा बिल है। बाकी बातें छोड़ दें आप, तो इसलिए हमारे इंपोर्ट का आपकी करेंसी को एक अच्छे लेवल पे मेंटेन करना, जहाँ पे इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स दोनों इंसेंटिवाइज्ड हैं, ये एक बड़ी स्मार्ट मैनेजमेंट है। क्योंकि अगर देखें इट्स ए गुड ओमन कि हमारा 168 रुपये से 153 रुपये के करीब हमारा जो डॉलर के साथ पैरिटी आई है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा, ये इवेल्युएट करना होगा कि क्या ये हमारी जो, अगर इसमें ख्याल यही है, एक्सपेक्टेशन यही है कि ये इसी साल में ये 150 और 155 के दरमियान रहेगा। अच्छा। ये ख्याल ये है, मार्केट फोर्सेस इसको शायद इसी रेंज में रखें। तो देखना ये है कि अगर ये ज़्यादा हमारा रुपी स्ट्रांग हो जाता है अगेंस्ट डॉलर, तो क्या हम कंपेटिटिवनेस मेंटेन कर सकेंगे? अच्छा। कंपेटिटिवनेस ये है कि रीजनल पर्सपेक्टिव में जहाँ पे हमारी बिजली की कीमतें इतनी बढ़ रही हैं, आपने देखा है एनर्जी कॉस्ट पाकिस्तान में कितनी बड़ी है, 2.5 ट्रिलियन 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स का हमारा सर्कुलर डेट है। अच्छा, उसका अब कीमतें बढ़ा रहे हैं, ये हमारी कॉस्ट ऑफ इनपुट अगर ज़्यादा होगी, करेंसी हमारी स्ट्रांग हो जाएगी बहुत ज़्यादा फर्ज करें, तो उसमें हमारी कंपेटिटिवनेस जो है वो इम्पैक्ट होगी, और हमारी एक्सपोर्ट्स कम होनी शुरू होगी, तो उसका एक अपना इम्पैक्ट होगा जो आपको कुछ देर के बाद शायद नजर आए। तो इसलिए ये स्मार्ट मैनेजमेंट है करेंसी की, कि इसके ये कि इसकी जो कदर है एक बैलेंस तरीके से हो, जिसमें हम इंपोर्ट्स के थ्रू
ज़्यादा अपनी इन्फ्लेशन इंपोर्ट ना करें, हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन ना आए और हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ें, क्योंकि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना वही सबसे बड़ी जो नेचुरल करेंसी की पैरिटी को मैनेज करना है ना, वो एक्सपोर्ट को बढ़ाना है सस्टेनेबल तरीके से। दैट इज़ ए मूव। और दूसरी बात ये है कि अभी ये बात हुई यहाँ पे हमारी एग्रीकल्चर की। अब एग्रीकल्चर मैं उस पर करने से पहले मैं बाद में फ्यूल की कॉस्ट है दुनिया में तेल की कीमतें, हमने एक साइकिल मिस किया है कि तेल की कीमतें $25-27 तक नीचे आई, अब दोबारा $60 प्लस चली गई है। लेकिन उसमें हमने उस साइकिल के अंदर हमारे ये जो मुल्क के अंदर ये जो अभी ये चीनी की, आटे की या दूसरी बातें हो रही हैं, उसके बाद में उसकी इंपोर्ट की शक्ल में जो पहले कभी इतनी बड़ी क्वांटिटी में नहीं होता था, 5 मिलियन बेल्स हमने कॉटन की इंपोर्ट की हैं। बिल्कुल सही। और जो हिस्टोरिक इंपोर्ट हुई है, तो कहने का मतलब यह है कि इसमें उसमें जो हमारे तेल की जो नीचे डाउनवर्ड स्पाइरल था, उसके अंदर जो फ़ायदा पहुंचना था वो इनकी इंपोर्ट्स में वो न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है। तो ये हमें अब इस इशू को देखना होगा। अब देखें पाकिस्तान में शुएब साहब ने बात की कि हम मसलन ये सूरजमुखी है, ये जो है इसका अब चाइना इज़ द बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ ये इसका जो है सूरजमुखी ऑयल जो है इसका जो है फ्रॉम यूएस। ठीक है। अच्छा, और वो हमारी नेबरिंग कंट्री है, लेकिन अब यूएस के अंदर आके वो हमसे अगर सस्ता तेल बेच रहे चाइना में बेच देंगे तो चाइना हमसे तो नहीं खरीदेगा। तो इसमें आपने अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, ठीक है, पर एकड़ यील्ड हर चीज़ की बढ़ानी है, एफिशिएंसी को बढ़ाना है, कॉस्ट ऑफ इनपुट को कम करना है और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने हैं। आपने देखा है गवर्नर स्टेट बैंक का कल परसों एक टेलीविजन पे बहुत चैनल पे बहुत अच्छा इंटरव्यू आया है। उन्होंने कहा है जो सेंट्रल बैंक है वो डिमांड साइड जो है ना, इन्फ्लेशन, अगर आपकी इन्फ्लेशन बढ़ने के दो तरीके हैं, एक है आपकी डिमांड बढ़ जाए, दूसरी है सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो। वो कहते हैं डिमांड साइड को स्टेट बैंक मैनेज कर सकता है, लेकिन जो सप्लाई साइड है दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। अगर लोग जिस तरह हो चीनी में हमने देखा है एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आए, उसमें होर्डिंग हुई है, लोगों ने उसको ज़हीरंदोज़ी करके होर्डिंग करके आर्टिफिशियल प्राइस क्रिएट करके इस तरीके से मैनेज किया है। लॉ ऑलरेडी इज देयर, गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है, खुदा करे किसी लॉजिकल एंड तक पहुंचे। लेकिन इसमें दो बातें हैं, क्योंकि मैं शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, मेरा नाज़रीन भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं इसमें अपनी एक ये भी राय बताऊँ। अवेयरनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं 1800 रुपये की गंदम हो गई है, अगर हम अभी आपने बात नहीं की 300 रुपये मन गन्ना भी हो गया है, तो 300 रुपये के मन के गन्ने की अगर प्राइस फिक्स करेंगी तो डोंट एक्सपेक्ट कि चीनी की कीमत जो है, जो गन्ने की कीमत 150 होती थी वो कीमत होगी, उसकी कॉस्ट ऑफ इनपुट चेंज हो गई है। तो एक बात ये याद रखें, वो उसको आप कंपैरिजन में ये बात रखना चाहिए। ये रूरल प्रॉस्पेरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही। अच्छा किया उनके पास लोगों को पैसे आए हैं, लेकिन ये पहलू भी नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि इंटरनेशनल जो कमोडिटीज़ हैं लाइक शुगर, लाइक फ्लोर, इवन ऑरेंज जूस जो है इसके फ्यूचर्स भी ट्रेड होते हैं, ये सारी इंटरनेशनली प्राइस होती हैं US डॉलर में। ठीक है। अच्छा, अगर आपकी करेंसी डिवैल्यू हुई 105 से 168 और आजकल 153-54 तक आई है, तो उससे जो इंटरनेशनल प्राइस है उस हिसाब से रूपी टर्म्स में भी उसकी कीमत बढ़ गई है, उसका भी एक नेचुरल इम्पैक्ट है। इन एडिशन टू जो भी स्पेकुलेशन, सट्टाबाजी, ज़ख़ीरंदोज़ी, जो मैल प्रैक्टिस हो रही है वो अपनी जगह है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मजबूरी ये है कि मार्केट फोर्सेस जो है ना, वो जो इंटरनेशनल प्राइस है और जो लोकल प्राइस है उसमें ज़्यादा वेरियंस नहीं हो सकता। एक छोटे पीरियड के लिए गवर्नमेंट थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, कंट्रोल्स, थ्रू सब्सिडीज मेंटेन कर सकती है, लेकिन अगर इसका वेरियंस बहुत ज़्यादा होगा लंबे अरसे के लिए तो ये नेबरिंग कंट्री में ये स्मगल हो जाएगी। ठीक होगा, बिल्कुल ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है शुएब साहब, स्टेट बैंक यहाँ पर जिक्र हो रहा है, उसकी जो पॉलिसीज है उसका इसमें क्या रोल है? देखें, पॉलिसीज बनाने ही स्टेट बैंक को चाहिए। हमारे यहाँ बदकिस्मती से स्टेट बैंक से ज़्यादा फेडरल गवर्नमेंट उसके ऊपर असरअंदाज होती थी। नोट छाप लिए और उसके मसनूई तरीके से आपने कंट्रोल करने की कोशिश की, ठीक है, तो उसका रिजल्ट फिर भुगत लिया। बिल्कुल सही। 3-4 साल कब तक आप उसको उस तरह चला सकते हैं? एक खास टाइम तक ही हो सकता है ना। वो आने वाले जो हैं उन्होंने भुगतना था, वो चले गए अपना हिसाब करके कि मत जहाँ से सागडार साहब ने छोड़ा था, उसके बाद मफ्ता इस्माइल साहब उसको नहीं रोक सके थे। उस दौर में भी डॉलर बहुत नीचे गया था ऊपर। सही। ये तो एक हकीकत है कि स्टेट बैंक को अपनी पॉलिसियों में खुद मुख्तार आज़ादी मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ बदकिस्मती से इदारे आज़ाद नहीं है, सही, चाहे कोई भी हो।
उस पे ऊपर किसी ना किसी का चेक है, चेक होना चाहिए। ठीक है। लेकिन पूरे जो सारी दुनिया में है वो अदलिया एक चेक होती है जहाँ पे जाके लोग इंसाफ ले सकते हैं अगर कोई गलत काम हो रहा है। ठीक है। पार्लियामेंट किस लिए है? पार्लियामेंट सिर्फ बहस करने के लिए, शोर मचाने के लिए, एक दूसरे पे पत्थर मारने के लिए नहीं है। ऑब्वियसली पार्लियामेंट लोगों की जो जिंदगी है उसमें बेहतरी लाने के लिए है। बिल्कुल। कुछ जमहूरियत में नुमाइंदे चुने जाते हैं ताकि वहां जाके अपने वोटर्स के लिए बात कर सकें। अगर उन्होंने वहां जाके अपने वोटर की बजाय अपने पार्टी लीडर को ही पाकिस्तान से बाहर जाने से बाहर लेके जाना है या अंदर लेके आना है, तो फिर उसमें तो कोई फायदा नहीं होगा। और अवामी नुमाइंदों को अपनी पार्टी के साथ जरूर अपना रखना चाहिए, अपना बिल्कुल सही जो भी है उनका ताल्लुक है, उन्होंने पार्टी ने बनाया है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि वो अवाम का वोट लेके आए हैं और जिनका वोट लेके आए हैं उनकी उनसे कुछ तवक्कुआत हैं। ऑब्वियसली वो तवक्कुआत अगर पूरी नहीं होंगी तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में ये एक चीज अब लोगों को देख लेनी चाहिए कि वो जो 8-8, 10-10 दफा के जो लोग एक टेन्योर पूरे कर लेते हैं, जी बिल्कुल, वो अब इंशाल्लाह नहीं होंगे। सही सही। अब ये जमाना आ गया है सोशल मीडिया का। बिल्कुल ऐसा ही है। सोशल मीडिया कोई लिहाज नहीं करता किसी का। सही कहा। सरकारी मीडिया खत्म हो गया। खत्म होने से मुराद ये नहीं कि मौजूद नहीं है। सरकारी मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी तादाद में प्राइवेट मीडिया आ गया। एग्जैक्टली। और वो इतना ज्यादा है कि लोगों के पास अब ये निकालना मुश्किल हो जाता है टाइम कि कौन सा प्रोग्राम देखें कौन सा ना देखें। बिल्कुल ऐसे ही है। लोग दरमियान में प्रोग्राम बदल के भी देखते हैं। सही। तो सोशल मीडिया जो है वो उससे आगे है। बिल्कुल ऐसे। उसके अंदर कंट्रोल ही कोई नहीं है। वो मादर पितर आजाद है। एग्जैक्टली। वो जो मर्जी चाहे उसमें डाल देते हैं। अब जितने भी हमारे हुक्मरान तबका है इसे याद रखना चाहिए, अगला इलेक्शन सोशल मीडिया पे लड़ा जाएगा। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं। सोशल मीडिया जिस तरह इलेक्शन लड़ेगा ना वो लग पता जाएगा। सही है। चीमा तो साहब हमारे लोग, हमारे सियासतदानों को अब अवाम की फलाह पे ज्यादा तवक्को देनी करनी चाहिए बेनिस्बत पार्टी की फलाह पे। अवाम की फलाह की बात करेंगे तो चीमा साहब रुपए की कदर अब काफ़ी हद तक बढ़ गई है। 4.9% इजाफा बहुत बड़ी बात है। लेकिन सर महंगाई एज इट इज़ है। हमने देखा पिछले दिनों इमरान खान साहब जिस तरह से लाइव थे और लोग उनसे अपनी बात भी कर रहे थे और बड़े अच्छे तरीके से वो, ये तो एक हिस्ट्री में अपनी एक एग्जांपल है जिस तरह से वो लाइव कॉल्स लेते हैं बैठ के, उसमें भी अक्सर लोगों ने ज़ाहिर शिकवा किया महंगाई का। लेकिन महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है इस कदर को इंक्रीज़ होने के बाद भी। तो इसके ऊपर अब गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज़ लेके आ रही है, किस तरह से चेक एंड बैलेंस रखेंगे? अगर कोई निचले तबके में भी जाके इसमें कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? जी मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बड़ी खुशैन बात है। हम बड़े खुश नसीब हैं कि पहली मरतबा मुल्क में वज़ीर आज़म ऐसा आया कि जिसका ना वज़ीर आज़म बनने से पहले इस मुल्क में कोई कारोबार किसी ने तलाश किया, ना कोई आज इस सिस्टम में है कि उनको कोई तलाश कर सके। उनका एक ही काम है कि मुल्क की माशियत को बेहतर करना है, मुल्क को बेहतर करना है, इसको आगे लेकर जाना है। और जैसे अभी आपने बात कही कि ये पहला वज़ीर आज़म था कि जिसने अवाम को खुद लाइव जो है फेस किया। और लाइव फेस करना बड़ा मुश्किल होता है। जो एक चीज़ें बनी बनाई होती हैं उनको तो आप प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन लाइव को बड़ा संभल कर जवाब देना और मौके पे, तो मैं समझता हूँ ये उनका बड़ा हौसला है और अवाम के लिए उन्होंने जो जज्बा पैदा किया है कि जो जिसके दिल में बात है, जो भी इश्यूज हैं वो ताकि उनका तक डायरेक्ट पहुँचे। तो ये पहली तो ये इस पाकिस्तान के लिए मुबारकबाद का ये फैसला है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का। दूसरा, जिस तरह मिर्ज़ा साहब ने बात की कि हमारे पास पैसे को रोकने के लिए कोई ऐसा मनसूबाबंदी या से डॉलर्स को कम करने के लिए कोई ऐसा मनसूबाबंदी नहीं है। लेकिन हम चीज़ों को देख रहे हैं, जिस तरह इन्होंने बताया कि चीनी और गंदम की जो है वो पैदाइश ज़्यादा हुई है, उसके रेट्स बहुत ज़्यादा हुए हैं, तो उसी हिसाब से हमें ज़ाहिर बात है मार्केट में मिलेगी। लेकिन इंशाल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, वज़ीर आला पंजाब ने और बाकी तमाम हमारी टीम ने इस पर पूरा काम किया है
اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ابھی آپ رمضان آ رہا ہے، آپ دیکھیں گے کہ کسی چیز میں مہنگائی آپ کو نظر نہیں آئے گی. ہمارے رمضان بازار جو ہیں وہاں پہ تمام وزیر اعظم پاکستان خود واچ کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب خود واچ کر رہے ہیں، اور باقی بھی جہاں ہماری ٹیمیں ہیں خود واچ کر رہی ہیں. اور انشاءاللہ ہم جو اسٹال لگائیں گے وہاں پہ پورا چیک اینڈ بیلنس ہوگا تاکہ لوگوں کو بآسانی ہر چیز اویلیبل بھی ہوگی، کوالٹی بھی کوانٹٹی بھی. اب تھوڑا سا یہاں پہ ہماری پبلک کا ایک ایشو ہے کہ ہم دوسروں پہ الزام لگا لیتے ہیں، اعتراض ظاہرہ کرتے ہیں. اگر ہم مارکیٹ کو تھوڑا سا فالو کریں، دیکھ لیں، جب جہاں ہم اسٹال لگائیں گے وہاں پہ نہیں لوگ جائیں گے، باہر سے گھر سے نکلنا مشکل سمجھیں گے، اور باقی چیزیں، یہ ساری چیزیں عوام کو حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اور اپنے جو اخراجات ہیں ان کو بھی ظاہری بات ہے وقت کے حساب سے پوری دنیا میں اگر آپ کا کہیں فارنر جو وزٹ ہو یا فارنرز جو آپ کے رشتہ دار ہوں یا وہاں پہ آپ کے پاس جو انالیسز ہیں، تمام ملک جو ہیں وہ بیٹھ گئے ہیں، ان کی اکانومی بیٹھ گئی ہے، وہاں کے لوگ جو آپ گھروں میں جو ہے وہ مسئلہ سے ہو چکے ہیں، تو وہ لوگ بھی ہمارے پاس آ چکے ہیں. اب اس چیز کا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ وہاں سے ہم بھاگ کر آئے ہیں کہ وہاں ہمارے اخراجات نہیں پورے ہو رہے، ہماری فیملیز جو ہیں ان کو وہاں صحیح تحفظات نہیں ہے. تو اگر یہاں پہ آ گئے ہر چیز کو دیکھیں، ایک بڑی میں آپ کے سامنے ایک اسلامی بات رکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی کا زمانہ تھا، جنگ کا وقت تھا، تو آپ وہاں پہ جو صحابی تھے انہوں نے کہا جی بڑا مشکل وقت ہے بھوک کا. اس نے کہا جی مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، تو آپ نے کہا کہ ایک پتھر آپ نے باندھ لو تو پیٹ پہ رکھ لو. جب آپ کا وقت آیا آپ نے دکھایا اپنے آپ کو تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر باندھے. یعنی کہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے مثال ہیں. آج کے زمانے کے لیے ساری چیزیں ہمارے لیے وہ آپ نے کر کے دکھائی تھی. اسی بنیاد پہ ہم نے یہ ملک بنایا نا، اسی کو آج وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کو ہم نے فالو کرنا ہے. کس طرح کہ ہم نے دوسروں کا خیال رکھنا ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے. صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہوتی، باقی تمام جو متفقر کے لوگ ہیں سب کی ذمہ داری ہے. انڈیپینڈنٹلی ہر کسی کا سب کا یہ احساس. اور اس وقت جس طرح کووڈ ہے، بیماری ہیں، جنگ ہے، یہ ہم جنگ کی حالت میں نا، اس حالت میں تو ہمیں سب کو مل کر سسٹم کو بہتر کرنا. لیکن جہاں پہ دیکھیں وہ کپاس کی بات تھی کہ ہمیں باہر سے درآمد کرنی پڑے، ہمارے پاس آرڈر بہت آ چکے ہیں. انشاءاللہ ہم نیکسٹ اس پر پالیسی بنا رہے ہیں کہ ہم کپاس کی فصل کو بھی زیادہ کر رہے ہیں اور باقی چیزیں بھی. مقصد اوورآل ہماری معیشت بہتر ہے، ملکی جو ہے سسٹم وہ بہت بہتر ہے. بالکل صحیح. اچھا مرزا صاحب، اگر ہم ایکسچینج ریٹ کی بات کرتے ہیں تو سینٹرل بینک ہو یا پھر اسٹیٹ بینک، اس کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، لیکن ٹو سم ہاؤ اس چیلنج کو بھی جو ہے وہ کر لیا گیا ہے کنٹرول، اور جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو بھی کنٹرول کر لیا گیا. سر اس کے کیا عوامل ہوتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو چینج آیا ہے، یہ جو روپے کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے، سر یہ کب تک رہے گا اور کتنا جو ہے وہ اضافہ ممکن ہے؟ جو میکرو انڈیکیٹرز ہیں سر وہ کیا شو کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو اضافہ ہے نا، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا گورنمنٹ کا اکنامک پرفارمنس کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اکنامک پرفارمنس سے مراد ہے کہ یہ کووڈ لائک سچویشن ہے، اس میں ہم کس طرح بلیو کرتے ہیں. ابھی تک جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پالیسیز ہیں بڑی پرو ایکٹیو ہیں اور بڑی فارورڈ لکنگ ہے اینڈ اکوموڈیٹیو ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ بینک نے ایک تو 13.25% سے انہوں نے جو ہمارا کرنسی بیس ریٹ ہے وہ انہوں نے 7% پہ لے ہیں، اور تیزی سے میرے خیال میں 1-2 کوارٹرز میں انہوں نے اتنا 5-6% کا اس میں کمی کی. تو ایک انٹرسٹ ریٹ کم ہوئے، کاسٹ آف بورنگ کم ہوئی. پھر اسٹیٹ بینک نے کچھ 650-700 بلین روپے کے جو لونز ہیں وہ رول اوور کیے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بھی بہت بڑا بزنس مین کو انہوں نے اکوموڈیٹ کیا. اور اب تیسری بات یہ ہے کہ انہی ساری باتوں سے مانیٹری ڈسپلن، یعنی کہ آپ نے ایکسچینج ریٹ کو چھوڑا، لوگوں نے دیکھا کہ اس کا ریٹ بڑا، روپی کی ڈیویلیوشن کافی ہوئی. پھر اب آہستہ آہستہ ایکسپورٹس بڑھی، انورڈ ریمیٹنسز بڑھی. اس میں بھی کووڈ کی سچویشن بھی ہے. اور نمبر 2 فیٹف، یعنی کہ دنیا میں جو منی لانڈرنگ اور اس کے اوپر یہ جو لاز ہیں وہ ٹائٹن ہو رہے ہیں، تو اب زیادہ تر لوگ بینکنگ چین کے تھرو بھیج رہے ہیں. وہ سارے میں ہمیں سپورٹ ملی. لیکن اب یہ دیکھنا جو ہے ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ یہ جو مانسٹر آف انفلیشن ہے نا، اس کو انڈر کنٹرول رکھنا ہے. انفلیشن جو ہے اس میں
अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी और कंसिस्टेंट बेसिस बढ़ी, ख़ास तौर पे फूड इन्फ्लेशन जो बढ़ी है, उसमें ज़्यादातर हमारी आबादी का तबका जो है गरीब है वो इम्पैक्ट होंगे। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो स्टेट बैंक के पास तो एक कन्वेंशनल टूल है कि अब मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, मनी सर्कुलेशन को चेक करें। तो अब जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का सबसे जो नेचुरल सस्टेनेबल तरीका है वो है सप्लाई साइड को बढ़ाएं। ठीक है, अगर सप्लाई चेन आपकी सप्लाई साइड अगर बढ़ेगी, अगर आप कॉस्ट एफिशिएंट हैं, प्रोडक्टिव हैं और आप और सप्लाई साइड को बढ़ाएंगे तो अपने आप ही प्राइसेस जो है वो एक कंट्रोल में रहेंगी। तो अगर आर्टिफिशियल तरीके से मार्केट जो है कुछ देर के लिए शायद मैनेज करने अल्टीमेटली नहीं होगी, लेकिन अब बात ये है कि इसके अंदर हमारे पास नई एवेन्यूज हैं। मसलन प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक प्रायोरिटाइज किया है, ये उन्होंने पैकेज दिया ये हाउसिंग का, इंसेंटिव दिए, बड़ा अच्छा किया है कि कोविड लाइक सिचुएशन में आप अनस्किल्ड, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड तमाम तरह के लोग इस कंडीशन में काम कर सकते हैं। इंसेंटिव दिए, एक्टिविटी हो, 40-50 इंडस्ट्रीज इससे डायरेक्टली अकोमोडेट हो सकती हैं। हमारी सीमेंट की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाई भी है, इस्तेमाल भी हो रही है। स्टील सेक्टर, ऑटो सेक्टर, इंटरेस्ट रेट कम है, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हो रही है, एक्सपोर्ट ऑर्डर बेहतर हो रहे हैं, हमारी कंपैटिबिलिटी निस्बतन बेहतर हो रही है। तो इसमें एक यानी कि सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हमारी 55% आबादी जो है 25 साल से कम उम्र है। अच्छा जॉब्स चाहिए, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। 2.5% पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है कि हमें कम से कम 7-8% की ग्रोथ चाहिए एटलीस्ट। ये जो है ना, अब IMF ने कहा है कि पाकिस्तान का ग्रोथ का टारगेट है 3%। जो है उसमें 2.5% की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, दैट इज जस्ट पीनट्स। तो इसमें हमने ग्रोथ रेट को बढ़ाना है, दैट इज द ओनली वे, और सप्लाई साइड को बेहतर करना है। और ये जो है ना, लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़रिए, मैल प्रैक्टिस के ज़रिए इस तरह क्विक जो शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं, इनको चेक करना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो लेट्स होप उसमें कि पब्लिक भी इसको सपोर्ट करे। अब देखना ये है कि अब ये कोविड लाइक सिचुएशन से अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि पाकिस्तान बड़ा बेहतर तरीके से अभी तक तो परफॉर्म कर रहा है। गो ये तीसरी लहर जो है ये काफ़ी फैटल है, लेकिन फिर भी दुनिया के दूसरे ममालिक की निस्बत हमारा परफॉर्मेंस बेहतर है, हमारी इकॉनमी भी काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये पॉलिसीज जो एक्सचेंज रेट है ये ग्रेजुअल हमारा रुपी स्ट्रांग हो तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि सर्टन फोर्सेस काम करती हैं, इकोनॉमिक फोर्सेस, जिसमें आपकी जो करेंसी की एप्रिसिएशन है वो एक नेचुरल तरीके से एम्बेड हो जाती है या एब्जॉर्ब हो जाती है सिस्टम के अंदर। अगर तेज़ी के साथ इसकी एप्रिसिएशन हुई तो हमारी जो कंपेटिटिवनेस है वो इम्पैक्ट हो सकती है। तो जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया, तो ये अब सारी तरीके हैं। अब देखें हमारी मुल्क किस तरह परफॉर्म करती है। हम तो हमारी बहुत सारी उम्मीदें, अब हमारी स्टॉक मार्केट देखें ना, इसमें है। अब पाकिस्तान में जो मैंने आपसे पहले बात की, ये हमारे जो इन्फ्लोज बढ़े हैं उसमें एक और रोल भी है रोशन डिजिटल अकाउंट। अच्छा, रोशन डिजिटल अकाउंट जो है, मैंने बातें की, स्कोप इशू किए, कोविड की वजह से ट्रैवल बैन है, डिमांड। अच्छा, हमारे उसमें 6 महीनों के अंदर $800 मिलियन आया है रोशन डिजिटल अकाउंट। लेकिन उसको हमने देखा है कि अपने डॉलर के फ्रॉम 5 to 7% तक हमने उनको डिपेंडिंग ऑन टेनर फ्रॉम 6 months to 5 years तक इंटरेस्ट रेट दिया है। उसकी इंटरेस्ट रेट हमारे हाई हैं और हमें उन लोगों को फॉरेन एक्सचेंज को अट्रैक्ट किया है फॉर ए शॉर्टर स्पैन। ओके, इट इज़ ए गुड मूव। हमने करेंसी को, एक्सचेंज रेट को हमने स्टेबलाइज किया। एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करना हमारे लोकल इन्वेस्टर्स और हम FDIs, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उनके लिए एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमने प्राइवेटाइजेशन करनी है। आपकी फिस्कल ब्लीडिंग हो रही है गवर्नमेंट एंटिटीज में, लाइक आप रेलवे ले लें, पाकिस्तान स्टील मिल ले लें, PIA ले लें, नेम एनीथिंग। तो इनके अंदर आप जब तक एक्सचेंज रेट, अब जो फॉरेन इन्वेस्टर होंगे या प्राइवेटाइज करने, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को कंड्यूसिव बनाने के लिए एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट जरूरी है। बिल्कुल सही। अच्छा शुएब साहब, जैसे इससे पहले हम महंगाई की बात कर रहे थे कि रुपए की कदर में इजाफा होने से महंगाई कम होनी चाहिए, इसी तरह सर जो हमारा कर्ज है, बैरूनी जो कर्ज है सर, उसके ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट होती है? देखिए, बैरूनी मुल्क कर्ज जो है हमारा, वो तो जब तक हम अदायगी नहीं करेंगे वो तो नहीं खत्म होगा ना, वो तो रहेगा। और उसमें सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि हम मजीद कर्ज लेके अपना कर्ज अदा कर रहे हैं, यानी कि अपना बोझ बढ़ा रहे हैं। ये एक मसला, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम अदायगी कर सकें।
लिहाजा भी पिछले 3 साल जो हमारे गुजरे हैं जी, जिसमें हमने दोस्तों से भी मांग के और IMF के प्रोग्राम में जाने की वजह भी वही थी बिल्कुल कि हमारे पास अपने कर्जे की अदायगी के लिए कुछ था ही नहीं। है वाकई। जितनी हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी हमारी बरामदात में इजाफा होगा। बिल्कुल असल बात वहीं आती है कि आपकी दरामदात कम हो और बरामदात बढ़ जाए। बिल्कुल सही। लेकिन बदकिस्मती से गुज़श्ता हुकूमत ने जो हमारे 11,000 मेगावाट का वो क्लेम करते हैं कि हमने बिजली की पैदावार में इजाफा किया, वो तमाम जो है वो बैरून मुल्क से फ्यूल पे है, चाहे वो तेल पे है, चाहे वो कोयले पे है, चाहे वो LNG पे है। अब आपकी टोटल रिक्वायरमेंट जो है उससे 10,000 मेगावाट आप ऑलरेडी ज्यादा बना रहे हैं। बिल्कुल सही है। देखें, एक तरफ इस मुल्क के अंदर शोर था कि यहाँ पे अपना बिजली चली जाती है, लोड शेडिंग होती है, लेकिन आज ये पता चलता है हमें कि हम जितनी बिजली बना रहे हैं वो हमारी जरूरत से 11,000 मेगावाट ज्यादा है। सही। तो यानी कि जो हमने 11,000 मेगावाट पिछले 5 साल में बिजली लगाई थी, क्या वो हमारी जरूरत थी? बिल्कुल सही। ये बहुत सारी चीजें असल में हमारे यहाँ अब लाइनें मौजूद नहीं है, जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा नहीं है, लेकिन हम बिजली बनाए जा रहे हैं। सही। और उसका रिजल्ट ये है कि अभी उन्होंने बताया कि 2500 अरब का हमारे ऊपर डिशॉट आ गया है। बिल्कुल ऐसे ही। अब वो 2500 अरब अपने कहाँ से अदा करना है? वो तो 450 अरब था जो सागडार ने अदा किया था। बिल्कुल। अब वो 2500 अरब हो चुका है और ये बढ़ना है अभी। हमारे मसाइल जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। हम एक ऐसा मुल्क है जिसकी मईशत जो है वो अभी तक स्टेबल नहीं हो सकी, अपने कदमों पर खड़ी नहीं हो सकी। बिल्कुल। कदमों पर खड़ी होने लगती है तो फिर डामाडोल हो जाती है। उसमें हमारे ही अपने लोगों का हाथ है जो इसकी तबाही के जिम्मेदार हैं। बिल्कुल सही। चीनी का जो बहरान आया है, जो चीनी कीमत बढ़ी, उसमें हमारा माफिया था। बिल्कुल। गंदम का इसमें कोई शक नहीं, गंदम कम हुई थी, लेकिन गंदम एक माफिया ने गायब की है। सही। हमारे यहाँ पाकिस्तान की सरहदों से ईरान और अफगानिस्तान स्मगलिंग इतनी ज्यादा है, अब जो स्मगल्ड आइटम्स हैं उसके ऊपर पाकिस्तान को वो कीमत नहीं मिलती, चोर रास्ते से पैसा आता है। वो पैसा कानूनी तरीके से नहीं आता। सही। ईरान भी बेताया चीजें जाती है अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान की सरहद पे आपकी बार लग चुकी है। बिल्कुल सही। ईरान की सरहद पे दीवार बन रही है और वायर भी लग रही है। बिल्कुल सही है। जब हम अपनी ये ब्लैक जो काली मईशत है, जो कहते हैं 50% हमारी ब्लैक इकोनॉमी है, ये सारी जो मिर्जा साहब इस बारे में ज्यादा बेहतर बता सकेंगे कि ये जो मईशत है जो जाली जो चोर बाजारी के पैसे पे है, वो हमारी मुल्क को खड़ा नहीं होना देती। बिल्कुल ऐसे है। बिल्कुल ऐसे। अगर यही कानूनी तरीके से बैंकिंग के जरिए कारोबार हो रहा हो तो आपकी मईशत बहुत आगे खड़ी हो सकती है। बिल्कुल सही। बदकिस्मती से स्मगलिंग, आपके यहाँ सिगरेट आज भी जो है वो सारा ड्यूटी के बगैर बिकता है। एग्जैक्टली। 50% कहते हैं कि ड्यूटी के बगैर बिकता है। क्यों? उसको क्यों नहीं कंट्रोल किया जाता? बिल्कुल सही। माफिया, फिर वही बात आ जाती है। अब इन माफियाज पे कंट्रोल इनकी गवर्नमेंट ने शुरू तो किया, चीमा साहब की हो रहा है, जंग लड़ी जा रही है। सही। लेकिन माफिया अभी भी इतना तगड़ा है कि वो जंजीरें तोड़ा के तो निकल जाता है। सही है। तो अब उनकी जंजीरों को इतना मजबूत कैसे करेगी मौजूदा हुकूमत कि आने वाले 2.5 साल में ये जो माफिया हमें नोच के खा रहा है इस मुल्क को, उसको रोका जा सके। बिल्कुल सही। चीमा साहब, माफिया की अगर बात आती है तो बहुत सारे माफियाज हैं। चीनी माफिया, फिर कब्जा माफिया, इनसे लड़ भी रहे हैं, इनका मुकाबला भी कर रहे हैं, और वज़ीर आज़म साहब ने ये भी कहा कि बिला तफरीक जो है वो इसका डट के सामना करेंगे। सर, इकोनॉमी के लिए बिला तफरीक मुकाबला जो है वो कितना ज़रूरी है और उसके ऊपर कितनी कंसंट्रेशन है प्राइम मिनिस्टर साहब की? जी, मैं समझता हूँ कि 3-4 जो है पहलू उनको डिस्कस करना ज़रूरी है। जी प्लीज़। सबसे पहले तो हम माफिया की बात कर रहे हैं। माफिया कहीं बाहर से तो नहीं, अंदर से हैं, और हम सब उन सब चीज़ों को देख रहे हैं जो हमारे मुल्क में हो रहा है। तो हम सबको चाहिए कि उन माफिया के ख़िलाफ़ जहाद करें और हुकूमत वक्त का साथ दें।
ایسی پالیسی جو گورنمنٹ عوام کے لیے لے کر آتی ہیں، وہاں پہ جو مافیا ہیں وہ ان کے انگیز کام کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو ہے تھوڑا عرصہ ایسا ہے کہ جو ہم پر وہ قابض رہیں گے انشاءاللہ. جس طرح وزیر اعظم پاکستان نے اپنی ٹیم کو میٹنگ کے لیے جگہ جگہ ہر جگہ پہ ہم میٹنگ کر رہے ہیں، تو بہت جلد ان لوگوں کے خلاف ایکشن ہوگا، اور ایکشن نہ ہوگا نہیں بلکہ ہو رہا ہے. صحیح ہے. قبضہ مافیا کی اگر آپ نے بات کی ہے تو دیکھیں پہلی مرتبہ پورے پاکستان میں قبضہ مافیا سے بہت بڑی جو ہے سرکار کی جو زمینیں ہیں وہ واگزار کرائی گئی ہیں. اربوں کی کھربوں کی جو جائیدادیں ہیں گورنمنٹ کے وہ قبضے میں آئی ہیں. ریونیو جو ہے وہ پنجاب حکومت اور باقی پورے پاکستان میں آگے سے بہت زیادہ جنریٹ ہوا ہے. اس پر کافی جو ہے لوگوں کے پاس بہت لمبی چوڑی لسٹیں تھی جو وہ قابضین تھی، ان سے قبضہ لیا گیا ہے اور ان کو صحیح لیگل طریقے سے مارکیٹ ویلیو پہ ان کو ٹینڈر کیا گیا ہے. پہلی مرتبہ زادانہ جو ہے ہماری گورنمنٹ ہے وہ فیصلے کر رہی ہے. تو اس طرح انشاءاللہ بہت جلد یہ چیزیں بھی جو ہیں ہماری بے شمار زمینیں جو پڑی تھی لوگوں کے قبضے میں وہ اب مارکیٹ میں آ گئی ہے. اب وہاں پہ زراعت پہ ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. ہم آبپاشی کے تمام ایگریگیشن کے تمام معاملات پہ جو ہے بڑا وزیر اعظم صاحب کا سخت حکم ہے، اس پہ کام کر رہے ہیں بہت جلد. پیداوار کی اگر بات کیجئے تو پہلے دیکھیں ملک میں یہی تمام چیزوں کی پیداوار تھی. گندم کی 40 من سے زیادہ نہیں تھی، 30 سے 40 تھی، اور پچھلی مرتبہ 50 من تک بھی گندم لوگوں کی گئی ہے. اور اس دفعہ گنے کا جو تھا وہ بہت زیادہ محکمہ زراعت نے اس پر کام کیا ہے. اور گنے کا جو ہے ایوریج جو اوسط ہے وہ ایکڑ کی وہ 1000 من سے بھی لوگوں کی زیادہ گئی ہے. تو اس حوالے سے اب لوگوں کو مناسب ریٹ مل رہا ہے نا، تو لوگوں کی خواہش بڑھ گئی ہے کہ ہم اس پہ کام کریں، اس پہ اخراجات کریں تاکہ وہ معیشت کے حوالے سے بہتر ہو. اور جہاں پہ ابھی بات ہوئی ہے گندم کی، گندم ملک میں بالکل کوئی بحران نہیں ہے، نہ پہلے تھا، مافیا تھا، لیکن انشاءاللہ ہم نے کنٹرول کیا تھا. پچھلی دفعہ انہوں نے بہت شور ڈالا تھا کہ گندم کا ہم نے ہر جو ہمارے اپوزیشن کے لوگ تھے ان کے گھروں تک وہ آٹے کے ٹرک بھیج دیے، آئے لیں. اور مارکیٹ میں میڈیا میں ہم نے ان کو دکھایا کہ آئے کہاں پہ، صرف ایک بس نقلی چاند ایک لوگوں کی میڈیا تک جو جیسے بھی بتایا کہ سوشل میڈیا بڑی آزاد ہے اور کنٹرول کر کے بیٹھی ہے. لیکن ہم نے انشاءاللہ ان کو یہ ثابت کیا کہ حکومت سوئی ہوئی نہیں جاگ رہی ہے. اور جہاں پہ ایک میں بات کہوں گا جو ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہم سب سے جو اہم کام ہے وہ نہیں کرتے. وہ سب سے اہم کام ہے، اگر اس کو ہم اللہ کے نبی کی سنت بھی سمجھیں تو وہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ہم ٹیکس نہیں دیتے. جب تک ہم اپنے تمام لوگ ٹیکس کے ایک پالیسی جو ہم گورنمنٹ بنا چکی ہے اس پر انشاءاللہ کام بھی ہو رہا ہے. ہر بندہ خود کوشش کرے، ایک روپیہ بھی ہم سب جو اس پوزیشن میں ہیں ٹیکس دے سکتے ہیں. اگر دنیا میں دیکھیں تو ایک چیز بڑی خوبصورت ہے، وہاں ہم کہتے ہیں کہ ایجوکیشن فری ہے، ہیلتھ فری ہے، اور وہااں پہ وہ ٹیکس کی وجہ سے نہیں وہ ساری چیزیں بہت بہتر ہیں، اکانومی ان کی بہت بہتر. کیوں؟ بندہ ان سے پوچھیں کہ جب وہ لوگ بزنس کرتے ہیں یا لوگ ملازمت کرتے ہیں تو وہ اپنی ملازمت کا جو کتنے پرسنٹ وہ ٹیکس دیتے ہیں، وہ اپنے بزنس کا کتنے پرسنٹ ٹیکس دیتے ہیں اور کس طریقے سے ٹیکس دیتے ہیں. تو یہ سارا کچھ ہمیں خود بھی اپنے آپ کو کھڑا کرنا پڑے گا. سر وہ کہتے ہیں نا کہ گھر میں جب حالات ٹھیک کرنے ہوتے ہیں، جب بچے آپ کی بات نہیں مان رہے ہوتے تو ان کے اوپر سختی کرنی پڑتی ہے. تو میرا خیال اب سختی کرنی پڑے گی تاکہ وہ ٹیکس کرنے چاہیے، لیکن ہم وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مار نہیں پیار. ہم پیار سے کوشش کریں گے کہ آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں محبت ڈالیں گے ملک کی، اکانومی کی، کہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. جب عوام کو یقین ہو جائے گا کہ ہم جو ٹیکس کا پیسہ دے رہے ہیں ریٹرن ہو کے ہمارے اوپر ہی لگ رہا ہے تو بالکل. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ہماری ہیلتھ پالیسی آپ کے سامنے وزیر اعظم پاکستان نے اب ہر آدمی کے لیے، پہلے ہیلتھ کارڈ بنا تھا، اب ہر آدمی کے لیے 10-10 لاکھ روپے کا. اور انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ کسی کو بھی اس چیز سے
प्रॉब्लम नहीं आएगी कि उसको हेल्थ पॉलिसी पे कोई काम मुश्किल है या एजुकेशन पॉलिसी पे उनको कोई मसाइल है। इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान दिन ब दिन इन दोनों चीज़ों पे काम कर रहे हैं और पूरी जोर शोर से कर रहे हैं। सही। अच्छा मिर्ज़ा साहब, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जो आर्टिफिशियली डॉलर का रेट कंट्रोल किया जाता है सर, व्हाट इज़ दिस एक्चुअली, और इसका लॉस कितना होता है हमारे मुल्क में जो हालात हैं उस पे, और जो प्रीवियस गवर्नमेंट के ऊपर ये कहा जाता है कि उन्होंने आर्टिफिशियली इसकी कीमत को कंट्रोल किए रखा है। एक बात ये, दूसरी बात जो मैंने सर से बात की थी वो आपसे भी जानना चाहूँगी सर, इसका इम्पैक्ट हमारे जो कर्ज है उसके ऊपर कितना होता है जब भी डॉलर की कीमत कम होती है या हमारे मुल्क की जो करेंसी है उसकी वैल्यू अप होती है। जवाब देने से पहले ऑन ए लाइटर नोट काफ़ी डिस्कस हुआ, तो एक मैं शेर कहना चाहूँगा। जी जी इरशाद। बेवजह नहीं है चमन की तबाहियाँ, कुछ बाग बाग हैं बरको शरर से मिले हुए। अच्छा, ये आप देख लें, सिचुएशन ये है कि आर्टिफिशियल ये है ना, आप देखें ना एक्सचेंज आपके जो आपके फॉरेन करेंसी है, आप अगर बोरिंग करके मार्केट से डॉलर परचेज करके वो डॉलर बेचने शुरू कर दें, उसको आपको बाइंग एंड सेलिंग में लॉस होता है। आप डॉलर की आर्टिफिशियल सप्लाई बढ़ा रहे हैं मार्केट के अंदर, यानी कि उसका दाम कम करने के लिए, तो वो उसकी एक कॉस्ट होती है। अच्छा कॉस्ट होती है, तो उसमें आपकी जो एक्सपोर्ट्स है ना, अगर आपका जो मुल्क की मैशत का आर्टिफिशियली आपने कीमत ज़्यादा रखी है, आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, जो नहीं बढ़ी, ठीक है, और आपकी इंपोर्ट्स सस्ती हो जाती हैं, जो सस्ती हुई और हमारी इंपोर्ट्स बेशुमार बढ़ गई, उससे हमारा फिस्कल डेफिसिट क्रिएट हुआ। और ये मतलब उसमें बेसिकली तरीका है इसमें जो इसलिए मार्केट कहा यही जाता है कि मार्केट फोर्सेस पे ही इसको छोड़ दिया जाए। तो अब सबसे बड़ी बात ये है कि मैं जो आपने टैक्स की बात की, सबसे नेचुरल और सस्टेनेबल तरीका है अपनी सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए या अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए कि अपनी लोकल टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन जो है ना उसको बढ़ाएं। और अभी तक जो इट्स ए गुड ओमन, जो 31 मार्च के जो फिगर्स क्लोज हुए हैं 9 महीने के इस फाइनेंशियल ईयर में, हम अपने जो टारगेट्स थे उसको मीट कर रहे हैं। IMF ने हमारा टारगेट्स जो है 4.7 ट्रिलियन रुपीस का रखा है, तो हमें इस साल हम मीट करते नजर आ रहे हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। मैं अपने सारे मेहमानों का, मोहम्मद अजमल चीमा साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त या डिस्कशन की। आसिफ बेग मिर्जा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। शोएबुद्दीन साहब बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में डिस्कशन के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट सुमैरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।